हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 5 की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। पार्ट 4 में भी हमने ये सारी चीज़ें समझी थी जब हमने ड्रग डोज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में ये लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म। सो प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो मैंने ये वाले और ये इसके देखो। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। अ फंडामेंटल रूल इन फार्माकोलॉजी इज दैट ड्रग डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन टू एनी ऑर्गन और सेल। यानी क्या कह रहे हैं, अब आगे देखते हैं। दे ओनली मॉडिफाई, अल्टर और मॉड्यूलेट द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन दैट द बॉडी ऑलरेडी परफॉर्म नेचुरली। समझ पा रहे हो कि ड्रग डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन, यानी ड्रग जो होती हैं, जो हम लेते हैं, वो कोई नया काम नहीं करती हैं बॉडी में जाके। फिर अब आप ये क्वेश्चन करो तो वो करती क्या है, वो तो वो करती है मॉडिफाई, अल्टर और मॉड्यूलेट द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन। समझ आ रहा है। सबसे पहले मॉडिफाई, अल्टर या फिर मॉड्यूलेट, ये तीनों एक ही शब्द हैं, ठीक है, एक ही मतलब है इनका। यानी वो चेंज करती है किस चीज़ को, स्पीड को एंड इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन को, ठीक है, जो कि बॉडी ऑलरेडी कर रही होती है। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ड्रग कोई भी नया काम बॉडी में नहीं करती है। वो जो काम बॉडी में पहले से चल रहा होता है उसे अल्टर करती है, उसकी स्पीड को या उसकी इंटेंसिटी को। समझ आ गया। मॉडिफाई, अल्टर, मॉड्यूलेट सब एक ही शब्द है, कोई सा भी एक शब्द पकड़ लेना, अल्टर पकड़ लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अल्टर द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन दैट द बॉडी ऑलरेडी परफॉर्म नेचुरली। अब इसमें 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन होते हैं। सबसे पहले स्टिमुलेशन, फिर डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी बच्चों, हाँ, तो इसकी ट्रिक याद आ गया। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है, पता है बच्चों मैं कैसे पढ़ती थी, मैं आपको बता देती हूँ। ये तो नोट्स आपको फ़ोन में डिजिटली मिल जाएंगे, लेकिन मैं क्या करती थी, फ़ोन में तो नोट्स होते ही हैं, लेकिन फ़ोन से हम पर्टिकुलरली उस चीज़ को इतना अच्छे से याद नहीं कर पाते जितना कॉपी में लिख कर पाते हैं। तो सारी जो ट्रिक्स है ना, वो मेरी कॉपी में लिखी है। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, इस बात को बता जो रही हूँ, इसका उद्देश्य यह है कि आप भी टोटली इस पे डिपेंड मत रहना कि मेरे पास इसका PDF है तो मैं एग्ज़ाम टाइम में भी इसी से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपके एग्ज़ाम सर पे होते हैं ना, तो आप PDF में तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो बेटर ये है, या तो आप इनकी कॉपी निकलवा लो, फ़ोटो कॉपी निकलवा लो, तब अपने पास एक हार्ड कॉपी रखो, वो बेटर है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपके पास इतना टाइम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको अपनी कॉपी में लिखो, खुद से लिखो, ताकि जब आप लिखोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो पाएगा। लिखने में भी तो चीज़ें याद होती है ना, और जो आप लिखते हो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल, आप उसे सही टाइम पर कर पाते हो। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि या तो आप इनकी हार्ड कॉपी निकलवाओ, और अगर आपके पास टाइम है, आपने सेकेंड ईयर में अभी ही कदम रखा है, नए बच्चे हैं आप, तो आप फिर कोशिश यही कीजिएगा कि आप लिख के ही अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि जो लिखे नोट्स हैं और डिजिटल नोट्स हैं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं प्रीफर करती हूं हैंड रिटन नोट्स को, ठीक है। तो आप भी यही कीजिएगा, थोड़ा लिखने पर भी फोकस कीजिएगा। इसकी ट्रिक हो जाएगी, सिड कौन है, CR है, समझ आ जाएगा। अब तो S से आ जाएगा स्टिमुलेशन, और I से आ जाएगा इरिटेशन, D से आ जाएगा डिप्रेशन, R से आ जाएगा रिप्लेसमेंट, और C से आ जाएगा साइटोटॉक्सिक एक्शन। ऊपर नीचे हो गया, वो तो आप देख ही लेंगे, ठीक है। स्टिमुलेशन की बात करते हैं। दिस रेफर्स टू एन एनहांसमेंट इन द एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और सिस्टम। फोकस जो हमें करना है ये वाली, इस पे नहीं करना, एनहांसमेंट कर रहा है एक्टिविटी को, इस चीज़ पर। स्टिमुलेट करने का मतलब तो एनहांस करना ही होता है, बेसिक इंग्लिश में यही इसका मतलब है। तो ये यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि
किसी चीज़ को बढ़ाना, किसको बढ़ाना, एक्टिविटी को बढ़ाना, किसकी, ऑर्गन की या सिस्टम की। सो स्टिमुलेशन समझ आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमें बता रहे हैं कैफीन, जो कि चाय बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनहांसिंग अलर्टनेस एंड हार्ट रेट। ये एग्जाम्पल तो आप सब रिलेट कर ही पाओगे। एज अ स्टूडेंट हम इतना चाय और कॉफ़ी पीते हैं, इतना कैफीन का इंटेक करते हैं, एग्जाम टाइम में तो और भी ज़्यादा। तो ठीक है, कैफीन स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनहांसिंग अलर्टनेस एंड हार्ट रेट। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन का मतलब आप समझते हो, डिप्रेशन में आपको रहना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम हो जाना, ठीक है, अपना स्वाभाविक से जो थोड़ा कम हो जाता है उसे ही डिप्रेशन कहा जाता है, कमी को। दिस रेफर्स टू अ सिलेक्टिव डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल और ऑर्गन। तो हमें इसमें कौन सा वर्ड पकड़ना है कि सिलेक्टिव डिक्रीज होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एनहांसमेंट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे स्लीपिंग पिल्स या फिर अल्कोहल डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्लीप। आप स्लीपिंग पिल्स को ही एग्जांपल लेके समझो। स्लीपिंग पिल्स क्या करती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है। तो जिससे आपका क्या होता है, आप रिलैक्स फील करते हो और आपको फिर नींद आ जाती है, ठीक है। क्योंकि स्लीपिंग पिल्स मोस्टली आप सोचो कि किसको ज़रूरत पड़ती है स्लीपिंग पिल्स की, तो स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो, एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ों, मेंटल इलनेस से जो जो इसके शिकार होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है, तो जिस वजह से नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और फिर उससे आपका ब्रेन जो इतना ज़्यादा सोचता है वो थोड़ा कम सोचेगा, रिलैक्स हो जाएगा और जिससे आपको नींद आ जाती है। इरिटेशन की बात करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ हार्श नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट, ठीक है। इन्वॉल्व्स, देखो इरिटेशन का मतलब हमें पता ही है, जैसे हमने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज ऑफ 2 टाइप्स। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ दूसरी से रिलेट करके आपको याद इसीलिए कराती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं एक सब्जेक्ट से, भाई अभी मैं द्रव्य गुण पढ़ा रही थी, अभी मैं अगत तंत्र पे चली गई, लेकिन बच्चों इस तरह से आप चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं टॉपिक को इंटर रिलेट करके आपको बताना चाहती हूँ। इरिटेशन में मैंने आपको बताया था इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, जैसे एसिड है, अल्कली है और भल्लातक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो उसमें भी क्या हो रहा था, हार्श, नॉन स्पेसिफिक, ये सारे इफ़ेक्ट वहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे थे। स्पेसिफिक हमने पढ़ा था एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को मैंने उस वीडियो में बहुत ईजीली समझाया है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स अ हार्श नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफन target at sensitive or external cells. Mild irritation can stimulate healing, while strong irritation can trigger an evacuation response. इसका मतलब होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये आपको फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये क्या रहे हैं। बस इसमें याद रखना कि ये हार्श है, नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट है, और ये माइल्ड जो होता है वो हील कर सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। कैसे, वो अभी ये समझ आ जाएगा कि क्या है। इरिटेशन में हम जो पढ़ते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये मैंने आपको इससे रिलेट करूँ तो द्रव्य गुण में जब मैंने आपको 20 कर्म बताए थे वहाँ पर भी लग्जेटिव का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो लग्जेटिव्स क्या होते हैं, इरिटेट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू प्रोमोट बॉल मूवमेंट्स। लग्जेटिव्स वो होते हैं, ये किस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पर आपको अब बॉल मूवमेंट्स आपके रुक गए। कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपके बॉल मूवमेंट्स इरेगुलर है, और या फिर उस तरीके से नेचुरली नहीं हो रहा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है फिसीज की, तो मतलब वो जो आपका मूवमेंट्स हैं, बॉल मूवमेंट्स हैं, वो कम हो गया है। तो अब लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, उस जो हमारी लाइनिंग है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग है, उसे इरिटेट करते हैं और उस इरिटेशन से बॉल मूवमेंट्स होते हैं और फिर आपका क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिलता है।
अब ये क्या कह रहे हैं कि माइल्ड इरिटेशन कैन स्टिमुलेट हीलिंग, यानी वो आपको ठीक कर देगा अगर आप माइल्ड दोगे, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्गर इरिटेशन दे दिया तो वो आपके बॉल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा कर देगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इरिटेशन भी समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट में क्या करें, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन नेचुरल सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स, ठीक है, आर डेफिशिएंट इन द बॉडी एंड द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू रिस्टोर नॉर्मेल्सी। समझ आ रहा है? तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, दिस प्रेजेंट अप्लाई व्हेन नेचुरल सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट सब्सटेंस है, जैसे कि कोई हार्मोन है, एंजाइम है, मेटाबोलाइट है, वो डेफिशिएंट है, वो कम है, तो अब उन्हें रिस्टोर करने के लिए, उन्हें नॉर्मल अमाउंट में लाने के लिए हम ड्रग देते हैं उसको। ये जो मैकेनिज्म है, इट्स रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है डायबिटीज़ वालों को, क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन तो नहीं बनता या कम हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज बढ़ा रहता है, तो इसलिए ये जो इंसुलिन है ये रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि नेचुरल तो है नहीं। अब ये इंसुलिन दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल स्टेट में इनका एक बैलेंस रहे, ग्लूकोज का और इंसुलिन का, अल्फा सेल्स के सिक्रीशन का और बीटा सेल्स के सिक्रीशन का, राइट। साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द ड्रग इज डिजाइन टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट और मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स विदाउट डैमेजिंग द होस्ट हेल्दी बॉडी सेल। ये क्या बोल रहे हैं कि साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करती हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और पैरासाइट को, या फिर सेल्स। सेल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स की भी इन्होंने बात की है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि ये जो होस्ट है, जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसे कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता, जो उसकी हेल्दी सेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर सेल्स भी तो उसी इंसान की सेल्स हैं ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पर एक्ट करता है जो हमारे बॉडी में इरेगुलर है, इरेगुलर नहीं एबनॉर्मल है। नॉर्मल सेल्स को ये कुछ भी नहीं करेगा। एबनॉर्मल यानी कि कैंसरस सेल्स को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें किल करेगा। तो इट्स द साइटोटॉक्सिक एक्शन, जैसे एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया, कीमोथेरेपी टारगेटिंग ट्यूमर सेल्स। एग्जाम्पल से इस चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाती हैं, इसलिए एग्जाम्पल आप पता है कैसे याद कर सकते हो, एग्जाम्पल से ये याद कर लो, एग्जाम्पल से ये याद कर लोगे तो और ईजी है, लेकिन इससे अगर ऐसे याद हो रहा है तो ये भी ईजी है। जब आप साइटोटॉक्सिक की बात करो तो आपको याद आना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। कीमोथेरेपी जो है ट्यूमर सेल्स को टारगेट करती है, उन्हें रिमूव करती है ना, ख़त्म कर देती है। तो समझ आ रहा है आपको? फिर ये 5 थे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, समझ आ गया आपको। इसकी ट्रिक हमने पढ़ी, सिड सर, सिड CR, ठीक है। सिड क्या है, सिद्धार्थ, सिड इज सिद्धार्थ, वो क्या है, CR है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग किस तरह से काम करती है। थ्रू रिसेप्टर्स, थ्रू एंजाइम्स, थ्रू आयन चैनल्स, थ्रू फिजिकल और केमिकल एक्शंस। कितने तरीके से काम करती है, 4 तरीके से। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना बच्चों, वो ये वाला आता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट वाला, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। सेल सरफेस कंटेन हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ के आ रहे हैं। द ड्रग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ की डिज़ाइन टू इंटरेक्ट विद दीज रिसेप्टर्स। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था ना, लॉक एंड की वाला। वही यहाँ पर बात है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक ड्रग है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग कहीं भी जाके किसी भी रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाए। जैसे कि हर ताली हर ताले में नहीं लग सकती, वैसे ही हर ड्रग हर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होता है, दीज ड्रग बाइंड परफेक्टली टू द रिसेप्टर, एक्टिवेटेड, ट्रिगर इट एंड इंटेंडेड सेलुलर रेस्पॉन्स, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या है, दीज ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर बट डू नॉट एक्टिवेट इट, इंस्टेड दे फिजिकली ऑक्यूपाई द साइट टू प्रिवेंट द बॉडी नेचुरल केमिकल्स फ्रॉम बाइंडिंग।
एगोनिस्ट में तो वो काम स्टिमुलेट कर रहा था, उसे चला रहा था काम को। एगोनिस्ट क्या करता है कि जहाँ पे ये लगा वहाँ पे किसी और को लगना था, ठीक है, तो ये वहाँ जाके लग गया, तो अब जिसको लगना था उसका काम नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक करता है दूसरे के काम को। देखो इन एग्जाम्पल ये समझा रहे हैं कि एंटागोनिस्ट लाइक इंसर्टिंग अ ब्रोकन or wrong key into a keyhole. It would not open the door, but it effectively jams the lock, preventing the real key from entering. समझ आ रहा है? Real world example, beta blocker bind to cardiac receptors. Beta blockers पता है bind करते हैं cardiac receptors to block adrenaline, thereby preventing a rapid heart rate during stress. ठीक है, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं थ्रू एंजाइम्स। एंजाइम्स के थ्रू कैसे काम होता है। एंजाइम आर नेचुरल कैटलिस्ट, ठीक है, दैट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं। मैनी ड्रग प्रोड्यूस देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग शटिंग डाउन स्पेसिफिक एंजाइम्स टू अल्टर केमिकल सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स एंजाइम, ठीक है। एस्पिरिन क्या करती है, कॉक्स को इनहिबिट करती है बिकॉज द कॉक्स एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग केमिकल दैट ट्रिगर पेन एंड इन्फ्लामेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। याद कर लेना कि एस्पिरिन जो होती है किसको इनहिबिट करती है, कॉक्स को, और जो कॉक्स एंजाइम है वो क्या काम करता है, पेन और इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। जब इसे हम शट डाउन कर देंगे, ठीक है, इससे बाइंड हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। ये वाली लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थ्रो आयन चैनल्स की बात करते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन स्पेशलाइज्ड पोर्स, जिसे हम आयन चैनल्स कहते हैं, बिल्कुल ये हमें पता है, ठीक है। दैट रेगुलेट द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, यानी जो अंदर लाता है और बाहर भेजता है, लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम को। दिस आयन फ्लो मेंटेन इलेक्ट्रिकल करंट्स नेसेसरी फॉर द नर्व कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Drug can serve as gatekeeper, locking these channels open or closed to change the cell's electrical potential. Example के थ्रू समझते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, जो डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, ब्लॉक सोडियम आयन चैनल्स। क्या ब्लॉक करेगा, सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देगा। अब जब सोडियम आयन चैनल ब्लॉक हो गया, इसका मतलब नर्व के लिए कौन सा सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ होता है ना। दिस एक्शन प्रिवेंट नर्व from sending electrical pain signal up to brain, producing temporary numbness. समझ आ गया, वेरी इजी। अब बात करते हैं थ्रू फिजिकल और केमिकल एक्शंस। अ स्मॉल नंबर ऑफ मेडिकेशन बाईपास प्रोटीन रिसेप्टर्स, क्या करती है, bypass protein receptors, enzymes and ion channel completely operating instead through basic principle of physics or chemistry. Example देखो, antacid taken for heartburn are alkaline solutions. Acid, antacid क्या होता है, एसिडिटी में लेते हैं ना। They work by directly neutralizing gastric hydroxyl through a direct non-receptor chemical reaction. इसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं होता, इसमें एक फिजिकल और केमिकल, मतलब हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आपकी बॉडी में एसिडिटी है, एसिड बढ़ रहा है, तो हमने उसे क्या दे दिया, एल्केलाइन सॉल्यूशंस दे दिए, जो कि डायरेक्टली एक्ट करता है, उन दोनों को न्यूट्रलाइज करता है। सो दिस इज अ फिजिकल और केमिकल एक्शंस, इट्स अ मैकेनिज्म। तो बहुत ईजी था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये वाली चीज़ आप याद कर लेना, कॉक्स वाली, कि कॉक्स क्या करता है, पेन और इन्फ्लामेशन करता है। एस्पिरिन इस सबको ब्लॉक कर देता है और फिर इससे पेन और स्वेलिंग नहीं होती है। इसकी ट्रिक है एसिड CR, ठीक है। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी चीज़ों को आसानी से समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की और भी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच।